Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter number 3 of standard 8 glimpses of the past. Glimpses मतलब क्या होता है? कुछ झलक. पास्ट मतलब हिस्ट्री की कुछ झलकें दी हुई है इसके अंदर, मतलब हिस्ट्री के कोई इवेंट्स दिए हुए, हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स इसके अंदर शॉर्ट में बताए हुए हैं. ठीक है, तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री की कुछ झलक, समझ आया? और झलक मतलब क्या होता है? कुछ इवेंट्स जो इसके अंदर शॉर्ट में दिए हुए हैं. इसके अंदर पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स दिए हुए हैं जो अपन रीड करेंगे एंड समझेंगे. क्लियर है? सो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है? द मार्टर्स. अब मार्टर्स मतलब क्या होता है? जो शहीद होते हैं ना, शहीद मतलब जिन्हें देश के लिए खुद की जान दी होती है. ठीक है, इधर मार्टर्स का मतलब क्या है? जो शहीद है. ठीक है, ओके. तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले स्पीच बबल के अंदर क्या दिया हुआ है? नॉर्मली इवेंट लिखा है. पहले कौन सा इवेंट है? एट अ फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली में कोई फंक्शन था, तब क्या हुआ था? ठीक है, दिल्ली में एक फंक्शन था, तब क्या हुआ था? लता मंगेशकर दिख रहे हैं, वो खड़े होकर कुछ सॉन्ग गा रहे हैं. लता मंगेशकर इज़ अ फेमस सिंगर, इज अभी भी है, इज़ अ फेमस सिंगर ऑफ इंडिया. तब तो वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, अराउंड 13-14 ईयर्स के थे. तो वो एक सॉन्ग गा रहे खड़े होके. वो क्या सॉन्ग गा रहे? ओ माई कंट्री मैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs. मतलब क्या हुआ? तुमने वो सॉन्ग सुना है? ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. जस्ट वही चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है. ठीक है, ये मेरे वतन के लोगों मतलब ये जो मेरे वतन, जो इंडिया के लोग हैं, ज़रा आँख में भर लो पानी. मतलब ये इंडिपेंडेंस के बाद का इवेंट है दिल्ली के अंदर कि ये जो अपने वतन के जो लोग हैं, जो इंडियंस है, तुम्हारे आँख में आंसू आ जाएंगे जब तुम उन जो शहीद, जो अपनी कंट्री में जो अपने लोग थे जिनने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपनी मौत दी है, जो मर गए इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी खाली सेक्रीफाइस, उनने अपनी लाइफ्स को कैसे दाव पे लगा के ये इंडिया के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, खाली वो याद करोगे तो भी तुम्हारे आँख में पानी आ जाएंगे. क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट वाला हो गया द मार्टर्स. सब सेकेंड वाला इवेंट देखेंगे. सेकेंड इवेंट क्या बताया? द कंपनी कॉन्क्वेस्ट. मतलब इसके अंदर इसका मतलब क्या हो? कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब अपना हुक्म जमाया था. ठीक है, तो ये कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मेन रूल चला? ब्रिटिशर्स का मेन रूल कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला? 1757 टू 1849. ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में कब तक चला? 1757 टू 1849. क्लियर? क्या लिखा है? विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया. मतलब क्या बोला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके पास एक्सट्रीमली अच्छे वेपन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई वेपन्स थे. उससे उनने वेपन्स मतलब हथियार, जिसको यूज़ करके उनने अपना पूरा पावर मतलब हक, उनने अपना हक जमाया इंडिया के ऊपर. ठीक है, उनके एक्सट्रीमली हाई फाई वेपन्स मतलब हथियार यूज़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे पूरा अपना रूल जमा दिया, इंडिया पे पूरा अपना पावर जमा दिया. ठीक है, तुमको एक मैप दिया हुआ है. उस मैप में जो येलो कलर है ना, 1765 तक भी इंडिया में जितना वो येलो कलर है ना, उतना इंडियन प्रिंस रूल करते थे, एंड जितना वो पिंक कलर है ना, उतना ब्रिटिशर्स रूल करते थे. लेकिन थोड़े ही साल के अंदर ये पूरा येलो कलर जोन भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, रूल कर लिया था. क्लियर एवरीवन? इंडियन प्रिंसेस व शॉर्ट साइटेड. मतलब क्या? इंडिया के जो प्रिंस थे, प्रिंस मतलब राजा, राजा का बेटा होता है. प्रिंस मतलब क्या होता है? राजा का बेटा. तो इंडिया के जो प्रिंस थे, मतलब जो इंडिया को रूल करते थे, उन लोगों ने पहले अपने जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, किंग्स एंड प्रिंसेस होते थे. मतलब समझ आया? राजा और उनके बेटे रूल करते थे. तो इंडिया के जितने भी प्रिंस थे, तो वो सब प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड थे. मोस्टली शॉर्ट साइटेड मतलब क्या? बहुत ज़्यादा भविष्य का नहीं सोचते थे, जो मिल रहा है अभी हाल फिलहाल का देखते थे. बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोच रखते थे, भविष्य का नहीं सोचते थे, हमेशा प्रेजेंट का सोच के काम करते थे. शॉर्ट साइडेड, ज़्यादा दूर का सोच नहीं पाते थे कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, अगर मेरा ये स्टेप गलत हो गया तो इसकी वजह से मुझे भविष्य में ये नुकसान हो जाता है. वो सब नहीं सोचते थे. क्लियर है? डेट अपस्टार्ट राघाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब ये इंडियन प्रिंस क्या करते थे पता है?
ये जो अपने अपने अंदर ही अंदर इनके राइवलरीज होते थे, राइवलरी मतलब दुश्मन होते थे, मतलब इंडियन ही इंडियन का दुश्मन होते थे, इंडियन ही एक दूसरे के दुश्मन होते थे। तो वो इंडियन दुश्मन से लड़ने के लिए वो लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, ब्रिटिशर्स से हेल्प लेते थे एंड फिर उनके कर्जदार बन जाते थे। अल्टीमेटली धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। क्लियर है एवरीवन? ये जो सब प्रिंस है वो अंदर ही अंदर अपने इंडियन राइवलरीज के साथ लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की मदद लेते थे एंड फिर वो ब्रिटिशर्स के कर्जदार बन जाते थे एंड ब्रिटिशर्स उनको उनके जो पर्टिकुलर किंगडम है या उनका पर्टिकुलर रीजन है उनको ऊपर रूल करना शुरू कर देते थे। क्लियर एवरीवन? द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और हमेशा बस झगड़ा झगड़ा लड़ाई झगड़ा, तो कुछ शांति जैसा माहौल ही नहीं रहता था, हर टाइम झगड़े का ही माहौल रहता था। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one। मतलब क्या, जो राइवलरी, जो दुश्मन थे, इंडियन दुश्मन, बाहर के नहीं, इंडियन दुश्मन ही, मतलब इंडियन थे और जो दुश्मन थे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद की एंड एक बाय एक हर प्रिंस को हरा दिया एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन। और फिर उन लोगों ने इंडियन प्रिंस को एक एक करके हरा दिया एंड उनके पर्टिकुलर किंगडम्स एंड रीजन पे खुद का रूल जमा दिया। क्लियर एवरीवन? A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। मतलब क्या, कुछ ऐसे रूलर्स भी थे जो बहुत दूर का सोचते थे। मतलब क्या, उनको पता था कि अगर मेरी ये स्टेप लूँगा तो मेरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है, शायद अगर मैंने उनकी हेल्प की तो ये लोग हमारा एरिया ही रूल कर देंगे। तो ये काफ़ी दूर का सोचते थे। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जब तक नहीं मरे तब तक ब्रिटिशर्स के साथ झगड़ा किया है, जब तक नहीं मरे तब तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े हैं। टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान मैसूर के थे। जब तक वो नहीं मरे तब तक उनने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट झगड़ा किया है। ठीक है, अब लोगों की सोचें बदल गई थी। कुछ लोग अलग सोचते थे, कुछ लोग अलग सोचते थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो लोगों की अलग अलग टाइप के लोगों की सोच अलग अलग थी। कुछ अलग सोचते थे, कुछ अलग सोचते थे। कुछ क्या सोचते थे? थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। मतलब कुछ अच्छा हुआ ब्रिटिशर्स आ गए, अब अभी ऐसा लग रहा है शांति आ गई, जैसे ना कोई मतलब चोरी लुटेरा नहीं, मतलब बोलते ना लुटेरे से आके चोरी करते हैं, तो ये सब भी बंद हो गया है। वॉर्स भी बंद हो गए। मतलब वॉर्स मतलब पता है ना, जो फाइटिंग होती है दो कंट्रीज या कंट्री के अंदर रिलीजन के वाइज या दो स्टेट के बीच में, बोले सब वो दो प्रिंस के बीच में। तो बोले अच्छा, पहले ना इंडिया में प्रिंस जो होते थे उनके बीच में बहुत लड़ाई होती थी एरिया को रिलेटेड। ठीक है, तो बोले ये सब बंद हो गया है, लुटारा बंद हो गया है, मतलब ठग्स जो लूटते थे वो बंद हो गया है। तो काफ़ी अच्छा हुआ। अभी ऐसा लगता है जैसे शांति आ गई कंट्री में, ब्रिटिशर्स के आने से शांति आ गई है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये तो भगवान है जिनने अपने लिए ब्रिटिशर्स को भेजा, तो अपन इतने फ़ायदे में है। लोगों को ऐसा भी लगता था। आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम। अपनी डेस्टिनी, अपना नसीब उनके साथ ही लिखा हुआ है। मतलब क्या कि अच्छा हुआ वो लोग आ गए तो अपने लाइफ में शायद कुछ अच्छा भी होगा। क्लियर एवरीवन? तो कुछ लोग ऐसा सोचते थे और कुछ लोग क्या सोचते थे? द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। ये जो गोरे लोग हैं, इन लोगों ने अपने किंग्स को मार दिया है। गोरे लोग मतलब ब्रिटिशर्स, ये गोरे लोगों ने अपने किंग को मार दिए हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। मतलब कुछ किंग्स नहीं अच्छे थे लेकिन अल्टीमेटली थे तो इंडियन ना। अपने इंडियन लोगों को क्यों मार रहे ये लोग? ठीक है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेन। अब अपन सिर्फ एक नौकर बन के रह गए फॉरेनर्स के। अपन सिर्फ क्या बन के रह गए? अब अपन सिर्फ एक नौकर बन के रह गए हैं फॉरेनर्स के। क्लियर एवरीवन? तो कुछ लोग ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे कि उनके आने से उनको खुशी थी एंड कुछ लोग को उनके आने से बहुत दुख था। दिस इज हाउ द इंडियंस हैव रिएक्ट टू the incoming of the Britishers. Now the third part, that is the British rule, that is 1765 to 1836. 1765 to 1836. ठीक है, 1756 जो अपन में इंडियन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट देखा था, वो क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आना शुरू कर दिया था। अब ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कैसे रूल जमा दिया है। क्लियर एवरीवन? पहले वो था कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से एरिया लेना शुरू कर दिया है। अब आया कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया इंडिया पे। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। मतलब क्या, रिलीजियस लीडर्स जो थे, मतलब गुरु संत जो होते थे, वो किस टाइप के आइडियाज़ फैलाते थे कि जैसे अगर किसी ने दरिया पार कर दिया तो वो
किस टाइप के आइडियाज़ फैलाते थे? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब क्या कि जो नीची जात के लोग हैं उनको टच नहीं करने का, छोटे बचपन में ही शादी हो जानी चाहिए। रिलीजियस गुरुज किस टाइप के आइडियाज़ फॉलो करते थे, किस टाइप के आइडियाज़ फैलाते थे? प्रीच करना मतलब फैलाना सब जगह कि अनटचेबिलिटी मतलब नीची जात के लोगों को हम टच नहीं कर सकते। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी हो जानी चाहिए। क्लियर है? एनीवन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन, मतलब किसी ने भी दरिया पार किया उसकी जाति मतलब जो उसकी रिलीजन है उसको रिलीजन से निकलना पड़ेगा, मतलब उसको अपना रिलीजन फॉलो करने नहीं मिलेगा। किसी ने भी दरिया पार किया तो वो अपने रिलीजन से हट जाएगा, मतलब उसको रिलीजन नहीं लगेगा। क्लियर है? उसको निकाल दिया जाएगा उस रिलीजन में से। कुछ लोग बोलते थे ऑल द माइसरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, जितना भी दुख है इस वर्ल्ड में सब ये औरतों की वजह से। कुछ लोग क्या सोचते थे, जितना भी दुख है इस दुनिया में सब ये औरतों की वजह से। ठीक है? वो नहीं जानते कि जो बोल रहा है उसको भी एक औरत ने ही पैदा किया होगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें मान्यता थी तब की। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते थे। क्लियर एवरीवन? द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, मतलब क्या एक सच्चाई अब ये फैल चुकी थी कि इंडियंस का अब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। बोलते ना इज्जत ही नहीं बची थी, इंडियंस की कोई इज्जत ही नहीं बची थी। ब्रिटिशर्स इंडियंस की इज्जत ही नहीं करते थे। द ब्रिटिश स्कॉन देम, स्कॉन देम मतलब क्या होता है? स्कॉन मतलब अनादर करना। ब्रिटिशर्स इंडियंस को अनादर करते थे, ब्रिटिशर्स इंडियंस की अनादर करते थे, मतलब उनको इज्जत नहीं देते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है? एक पिक्चर दिख रहा है जिसके अंदर दो ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं, इंडियन एक नौकर की तरह उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। ब्रिटिशर क्या बोल रहे हैं? द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, मतलब इधर के जो लोग हैं इंडियन लोग हैं उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना ही वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब जो ट्रूथफुल होते हैं ना, जो एकदम सच्चाई बोलते हैं, मतलब अपने जिनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे ऑनेस्ट लोग, तो वो लोग ऑनेस्ट भी नहीं है एंड वो लोग ट्रस्ट के लायक भी नहीं है। तो उधर इंडियन क्या बोल रहे हैं? ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कि ऑनर, ट्रू योर ऑनर मतलब क्या? हाँ मेरे आका आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, द हैवी टैक्सेस वर फार्मर्स टू फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन द फील्ड्स, मतलब क्या बोल रहा है कि है ना जो बिग मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब सेठ, जो ब्रिटिशर्स ने खुद को सेठ मान लिया था एंड उनको बहुत शॉर्ट रन में बहुत हैवी प्रॉफिट चाहिए था, तो वो लोग क्या करते थे? बहुत हैवी टैक्सेस लेते थे, बहुत हैवी टैक्सेस लेते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपनी लैंड छोड़ देनी पड़ती थी, बिकॉज वो इतना हैवी टैक्स पे नहीं कर पाते थे। फार्मर्स इतना हैवी टैक्स पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको अपनी लैंड छोड़ देनी पड़ती थी। क्लियर एवरीवन? अब फार्मर्स क्या बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स को, वो दिखाया है। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, क्या बोल रहे हैं? बट तुम्हारे ब्रिटिशर्स को, इंडियन फार्मर्स ब्रिटिशर्स को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग हमारा सब अनाज ले जा रहे हैं, तुम्हारे लोग हमारा सब अनाज ले जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स उनको क्या बोल रहे हैं? यू आर स्टिल इन एरियर्स, मतलब अभी भी तुम कर्ज में हो। यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स मतलब क्या होता है? कर्ज में, अभी भी तुम कर्ज में, तुमने पूरा टैक्स तो भरा नहीं है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, और अगर नेक्स्ट हफ्ते तक भी नहीं पे किया है तो मैं तुमको डायरेक्ट जेल में डाल दूंगा। अगर नेक्स्ट हफ्ते तक भी तुमने नहीं पे किया तो मैं तुमको डायरेक्ट जेल में डाल दूंगा। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी नई नई मेथड्स इन्वेंट की जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा कर पाए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, क्या बोले? ब्रिटिशर्स ने बहुत अलग अलग मेथड्स इन्वेंट की, बहुत अलग अलग मेथड्स निकाली जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा कर सके। जैसे कि ब्रिटिशर्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, वो देखो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया, मतलब वो क्या इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जब बाहर के गुड्स इंडिया में आते हैं तो उसके ऊपर इंडियन इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, मतलब क्या वो बाहर की कंट्री वालों को पे करनी पड़ती है। लेकिन जब इधर के गुड्स बाहर जाते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, मतलब जो अपन को पे करनी पड़ती है। समझ आया? अपने गुड्स अगर अपनी कंट्री के बाहर जा रहे हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है जो अपन को पे करनी पड़ती है। एंड जो बाहर के गुड्स इधर आते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जो आगे वाली कंट्री को पे करनी पड़ती है। ठीक है? तो उनने क्या किया, इंग्लैंड के गुड्स जितने भी इंडिया के अंदर आएंगे उनके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब उनकी कंट्री को ड्यूटी नहीं लगेगी। ड्यूटी मतलब टैक्सेस, तो उनकी कंट्री को टैक्स नहीं लगेगा, इंग्लैंड को टैक्स नहीं लगेगा। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, तो उनने क्या किया? इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पूरा चूर चूर करना शुरू कर दिया। उनने अपनी कंट्री के गुड्स विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स फ्री
इंडिया के अंदर लाए और इंडिया के अंदर खुद की कंट्री के गुड्स बेचते थे। क्लियर एवरीवन? इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, मतलब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक फेमाइन्स चला। फेमाइन्स मतलब क्या होता है? स्टार्वेशन, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 15 लाख इंडियंस डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। 15 लाख इंडियंस मर गए थे स्टार्वेशन से, मतलब भूख से मर गए थे, बिकॉज उनके पास खाने पीने के भी लाले थे। समझ आया? 15 लाख इंडियंस खाने की कमी की वजह से मर गए थे, ताकि एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने आके सब कुछ लूट लिया एंड 15 लाख लोग सिर्फ खाने की कमी की वजह से मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड दैट बिजनेस, मतलब इंडिया के अंदर आर्ट बहुत भरा हुआ था। इंडिया के अंदर पहले बहुत आर्ट बनाया हुआ था, बहुत हैंडमेड चीज़ें चलती थी। ब्रिटिशर्स ने जो आर्टिस्ट थे उन सबको एकदम रोड पे ला दिया। ब्रिटिशर्स ने जो आर्टिस्ट थे उन सबको एकदम रोड पे ला दिया, उन सबको पूरा रूइंड कर लिया, मतलब उन सबको पूरा ख़त्म कर दिया। मतलब ऐसा वाला होता है ना, उनका आर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं रखा एंड उनका बिजनेस जैसे पूरी तरह से ठप हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उनको कंसिडरेशन ही नहीं दिया एंड उनका बिजनेस पूरा ठप कर दिया एंड सिर्फ खुद के कंट्री के गुड्स को फोकस किया। ठीक है एवरीवन? ओके, द फोर्थ पार्ट इज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब राम मोहन रॉय का रूल, मतलब उनका स्ट्रगल, मतलब जो उनके जो अचीवमेंट्स है, उन्होंने जो किया कंट्री के लिए, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था? 1772 से 1833। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उनको समझ आ गया कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। राम मोहन रॉय को समझ आ गया था कि कंट्री के साथ क्या चीज़ गलत हो रही है। क्लियर एवरीवन? लेट अस नॉट डिस्पाइट आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions has been ruining us. मतलब क्या बोला है कि मुझे पता है कि अपने साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, अपन एक दूसरे को है ना नीचा नहीं गिराते हैं। पहले अपनी कंट्री के अंदर जो अपना एंशिएंट कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी कंट्री में जो सुपरस्टिशियस चल रहा है, मतलब क्या अंधविश्वास जो चल रहा है, उसको पहले ख़त्म करते हैं। क्योंकि जब तक अंधविश्वास नहीं खत्म होगा, अंधविश्वासी अपन को मार रहा है, अंधविश्वासी अपने को रुइन कर रहा है, मतलब अपन को बर्बाद कर रहा है, अंधविश्वासी अपन को बर्बाद कर रहा है। He told his wife, Ram Mohan Roy told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of the religion is the same. मतलब क्या बोला कि गाय भले अलग अलग कलर की होती है, लेकिन सब गायों का दूध सिर्फ एक ही कलर का होता है, डेट इज वाइट। जैसे ही अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग भले अलग अलग ओपिनियन के हैं, अलग अलग ओपिनियन के मतलब अलग अलग बातें मानते हैं, लेकिन उनका हर रिलीजन का एसेंस, मतलब वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? भगवान को मानो। अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? भगवान को मानो, अच्छे काम करो, सच बोलो। अल्टीमेटली सबका धर्म तो एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, उनके ओपिनियंस अलग अलग है उसके ऊपर। क्लियर एवरीवन? ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो बहुत ज़्यादा साइंस और मॉडर्न नॉलेज को बिलीव करते थे, उनको बहुत पसंद आता, उनको बहुत सही लगती थी वो चीज़ें। उनको साइंस और मॉडर्न लैंग्वेज बहुत सही, वो प्रैक्टिकली चीज़ें मानते थे। नॉलेज अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, मैंने बोला ना वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उनको ऐसा लगता था जो प्रैक्टिकल चीज़ें और जो साइंटिफिक चीज़ें उनको फॉलो करो, अंधविश्वास को फॉलो मत करो। क्लियर है? He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्हें न्यूज़पेपर शुरू किए ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है। बट ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को 1823 ईयर में स्टॉप कर दिया था। राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को 1823 में रोक लगा दिया था, मतलब बंद करवा दिया था। क्लियर एवरीवन? He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, मतलब वो क्या करा, उसने ना नदी पार करके इंग्लैंड पहुंचा। पहले क्या होता था? ट्रेन, फ्लाइट्स इतना नहीं होता था। जो हर इंसान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था तो भाई सी रूट जाना पड़ता था। तो उसने दरिया पार करके इंग्लैंड पहुंचा और देखा कि इंग्लैंड वाले इतने पावरफुल कैसे हैं। उधर जाके उन्होंने क्या बोला उसने उनको क्या बोला? वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। मतलब अगर हम तुमको रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमको सब्जेक्ट की तरह, मतलब तुम भी हमको इम्पोर्टेंस दो।
बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, जिसको रूल करते हैं, जो पब्लिक को रूल करते हैं उसको सब्जेक्ट बोला है, जो रूल करते हैं उसको रूलर बोला है, ठीक है। तो बोला अगर हम तुमको रूलर की तरह एक्सेप्ट करते हैं तो तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ रूलर हमारी तरफ, ठीक है। तो तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओव करते हो, तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करो। क्लियर एवरीवन। तो इस तरह राम मोहन रॉय का एक शॉर्ट क्लिप में बताया कि कैसे वो सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट थे, अंधविश्वास के अगेंस्ट थे, मॉडर्न नॉलेज के फेवर में थे, एंड कैसे वो हर रिलीजन को एक मान के चलते थे, एंड कैसे उन्हें ब्रिटिशर्स को बताया कि तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अत्याचार। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अत्याचार। तो कैसे इंडियंस पे अत्याचार हुए ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है, 1765 टू 1835। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे बहुत अत्याचार किए, 1765 से 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यूसली इंडियंस को टॉर्चर किया, इंडियंस के ऊपर अत्याचार किए। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3। 1818 में उन्होंने नया रेगुलेशन लगाया, नया रूल बनाया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, मतलब इंडियन को डायरेक्टली जेल में डाल सकते हैं बिना कोर्ट की अपील के, कोर्ट में ले जाए बिना ही इंडियन को डायरेक्टली जेल में डाल सकते हैं, ऐसा नया रूल बनाया ब्रिटिशर्स ने। ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, मतलब जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोग सबको इंडिया में हाई सैलरी पे रखा गया और इंडिया के अंदर प्राइवेट बिजनेस कर दिया गया, इंडियंस को पूरा दबा दिया गया। ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर प्राइवेट बिजनेस करना अलाउ था, ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती थी, एंड इंडियंस को पूरा दबा दिया गया था। बाय 1829 ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। तब करोड़ की वैल्यू आज से बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो तब के टाइम में 7 करोड़ रुपए के गुड्स इंडिया भेजे गए थे इंग्लैंड से, ठीक है। ब्रिटिश कंपनीज जो इंडिया के अंदर थी वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, प्रॉस्पर होने लगी, लेकिन इंडियन कंपनीज पूरा जैसे ही सब कुछ खत्म होने लग गया था, इंडियन इंडस्ट्रीज पूरी खत्म होने लगी। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो इंडिया में थी वो तो बहुत प्रॉस्पर करने लग गई, बट इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरह से खत्म होने लग गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, मतलब उनने इंग्लैंड गए तो उन्होंने इंग्लैंड वाले लोगों को क्या बोला, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या, बोन्स मतलब जो किसान जो इंडियन फार्मर्स थे उनके बारे में बोला है। क्या वो इतने कमज़ोर हो गए ना कि वो खाली हड्डी दिखती है उनकी, तो बोले द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, मतलब मैंने जो हमारे किसान इंडियन किसान है, इंडियन फार्मर्स है, ऑफ कॉटन वीवर्स मतलब क्या, जो क्या बोलते हैं ना, कॉटन बनाते हैं, जो कॉटन मतलब कपास बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं कॉटन मतलब कॉटन जो होता है वो पूरे प्लेन्स ऑफ, मतलब जो जगह खेती होती है उधर हर जगह पे वो लोग पूरा कॉटन उगा रहे, मतलब रुई उगा रहे, रुई बोलते हैं ना अपन, जो कपास बोलते हैं गुजराती के अंदर, तो रुई उगाने की वजह से जैसे पूरे खेत को वो ब्लीच कर दे, मतलब वाइट कर दे रहे। तो वो लोग जो जितने भी इंडियन फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे प्लेन्स को कॉटन उगा के पूरा ब्लीच कर दे रहे हैं, मतलब पूरा वाइट बना दिया उन लोगों ने, क्योंकि हर जगह उन लोगों ने कॉटन उगाया है, ठीक है एवरीवन। सो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिससेटिस्फैक्शन। क्या आएगा, डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। पहले एजुकेशन 2 ही लैंग्वेज में चलता था इंडिया में, पर्शियन लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। इंग्लिश तो बहुत बाद में आया, ठीक है। इन 1835 अ इंग्लिश मैन दैट इज अ ब्रिटिशर नेम मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। एक ब्रिटिशर ऑफिसर था मैकॉले नाम का, उनने क्या बोला, अब चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स को हिंदी समझ नहीं आती थी और हिंदी या संस्कृत समझ नहीं आती थी, और इंडियंस को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता था, ठीक है। तो मैकॉले ने क्या बोला कि अब चेंज लाना ज़रूरी है।
वी शुड टीच द नेटिव्स, मतलब अपन को इन इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. अपन को ये इंडियंस को, मतलब ब्रिटिशर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को, मैकॉले दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को बोल रहे हैं कि उनको इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी. एंड दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर उसको अग्री भी कर रहा है. दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला था कि अपन को उनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी और मैकॉले ने फिर अग्री किया. मैकॉले ने पहले बोला कि अपन को कुछ चेंज लाना पड़ेगा, तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या बोला कि अपन को इनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, तो मैकॉले ने उसको अग्री किया. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गिव्स पेटी जॉब्स अंडर दैम. पेटी जॉब्स मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए, उनके अंडर छोटे छोटे काम करने के लिए दिया. इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इंसिडेंटली मतलब को इंसिडेंटली अपन बोलते हैं ना, लकीली. इधर इसका मतलब थोड़ा लकीली है कि उस टाइम पे न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल मतलब जो बोधजीवी बोलते हैं, मतलब जो बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, उस टाइम वो भी काफ़ी बाहर निकले. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, मतलब क्या हमको हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटीरियल कंडीशंस, ताकि उनकी मटीरियल कंडीशंस हम सुधार सके, ताकि उनकी जो कंडीशन बिगड़ती जा रही है वो अपन सुधार सकें. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसके लिए अपन को अपना दुख ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना पड़ेगा. क्लियर एवरीवन. अब एक फोटो दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर पिंक एंड येलो कलर किया हुआ है. पहले पिंक इतना सा था, अब ऑलमोस्ट पूरा मैप इंडिया का पिंक कलर से भरा हुआ है. तो ये जो पिंक कलर है, तब तक ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट होल इंडिया कॉन्कर कर दिया था, होल इंडिया पे कब्जा कर दिया था. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. जो येलो है वो थोड़े बहुत स्टेट्स रह गए थे, और जो पिंक है वो पूरा ब्रिटिश रूल किधर किधर था वो बता रहा है. क्लियर एवरीवन. दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडियंस क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. मतलब लोगों के बीच में जब पंचायत, मतलब जो पंचायत जैसा होता है ना, जो लोग मिलते हैं बातें करते हैं, तो उन लोग क्या बोले कि अपने जो किंग्स थे, अपने जो राजा थे, उन लोग को तो जैसे पपेट बना के रख दिया, कठपुतली जैसे नचाते हैं ब्रिटिशर्स. एंड अपन ने भी अपनी पुरानी सब जॉब्स अपने को छूट गई है, मतलब अपने पास भी अपनी पुरानी जॉब नहीं है, एंड लैंड्स भी नहीं है. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. अब वो अपने ब्रदर्स को भी, मतलब अपने इंडियंस को भी कन्वर्ट कर रहे हैं उनके अंदर. तो दूसरे क्या बोला है, तुम सिर्फ बोलते हो, कुछ करो ना. अगर तुमको करना है तो तुम सिर्फ बोलते हो, कुछ करो. ऐसा तुमको अगर इतना ही लग रहा है तो कुछ करो उनके अगेंस्ट. तो ये हुआ कैसे इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स से, एंड कैसे ब्रिटिशर्स को भी इंडियन से थोड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है. नेक्स्ट 7th टॉपिक, द स्पार्क्स. द स्पार्क्स मतलब क्या हुआ, चिंगारी. जो आज़ादी की चिंगारी कब लगी, 1855 to 57 में. उनको ऐसा लगा कि बस अब हमको उनके साथ लड़ना है, अब हमको इंडिया एक फ्री कंट्री चाहिए. ठीक है. तो ये चिंगारी कब, कैसे और कब आई और क्यों आई, कैसे आई. ठीक है. टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स. मतलब क्या, टैक्सेस की वजह से फार्मर्स एकदम बर्बाद होने लगे. इन बंगाल द संथाल्स who had lost their lands under new land rules became desperate. मतलब क्या, संथाल्स एक जाति थी, उनने न्यू लैंड रूल बनाया इंडिया बंगाल के अंदर न्यू लैंड रूल बनाया, जिसकी वजह से संथाल्स की मैक्सिमम लैंड चली गई, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट, मतलब एकदम बोलते ना गुस्से में भर गए थे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इन लोगों का. इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन. रेबेलियन मतलब एकदम, रेबेलियन मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो अपनी, मतलब किसी के अगेंस्ट फाइट करते कुछ चेंजेस लाने के लिए. रेबेलियन मतलब क्या होता है, जो कुछ लोग, रेबेल मतलब कुछ लोग जो फाइट करते हैं किसी के अगेंस्ट कुछ चेंजेस लाने के लिए, उसको बोलते हैं रेबेलियन. तो दे रोज इन रेबेलियन एंड मास्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स. लाइक फिर उन लोगों ने यूरोपियंस को मारना शुरू किया एंड उनके सपोर्टर्स को भी मारना शुरू किया. संथाल्स ने जो अपने लैंड खोई थी न्यू लैंड रूल की वजह से, वो लोग एकदम डेस्परेट हो गए और उन लोगों ने यूरोपियंस को भी मारना शुरू किया, रेबेलियन बन गए एंड सपोर्टर्स को भी मारना शुरू किया जो यूरोपियंस को सपोर्ट करते थे. क्लियर है. डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. मतलब क्या कि असंतुष्टि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी बढ़ रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी बहुत ज़्यादा असंतुष्टि, मतलब वो लोग भी खुश नहीं थे, वो लोग भी असंतुष्ट थे, वो लोग भी सेटिस्फाइड नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे. अब इंडियंस क्या क्या बोल रहे. ठीक है. द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन एंड सर्वेंट्स. मतलब क्या, ये गोरे लोगों को
एकदम हैवी पे मिलता है, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलती है, घर मिलता है रहने को, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर मिलते हैं एंड सर्वेंट्स भी मिलते हैं। और हमको क्या मिलता है? सिर्फ दया मार्फत कुछ चीज़ें, सिर्फ दया से कुछ चीज़ें मिलती है। जैसे वाइल वी गेट अप पेटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, मतलब हमको सिर्फ एक दया है ना, उतना पेमेंट मिलता है एंड प्रमोशंस भी हमारे बहुत स्लो होते हैं। द अंग्रेज, एक दूसरा इंडियन क्या बोल रहे हैं? द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश अवर ओल्ड एज कस्टम्स। ये टोपी वाला कौन होता है? मतलब ये अंग्रेज जो कैप्स पहन के घूमते थे हमेशा, तो ये टोपी वाला कौन होता है? हमारा कस्टम बुलाने के लिए। मतलब इंडियंस के कस्टम में ऐसा होता था, इंडियंस के रिलीजन में ऐसा होता था कि जिसने सी क्रॉस नहीं कर सकते इन शॉर्ट, और इन लोग जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग को फोर्स करते थे सी क्रॉस करने को। तो बोले ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमको हमारा रिलीजन या कस्टम्स नहीं फॉलो करने देने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, मतलब क्या? अपन को अब अंग्रेज को निकालना ही पड़ेगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्टेड द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या? सिपाही मंगल पांडे उनके अंडर ही था, लेकिन उनने क्या किया? उनके ही रेजिमेंट, उनके ही ग्रुप में से एक इंसान को मार दिया, जिसकी वजह से उनको फांसी की सज़ा भी हुई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। मतलब क्या बोला कि और भी हजारों सिपाही मतलब अपने आर्मी ऑफिसर्स जो थे, हजारों आर्मी ऑफिसर्स ने रिवॉल्ट किया, मतलब उनके अगेंस्ट गए, जिसकी वजह से उनकी यूनिफॉर्म मतलब उनकी वर्दी भी ले ली गई वापस, उनको निकाल दिया गया। एंड ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, मतलब उनकी इंसल्ट भी की गई एंड उनको जेल में डाला गया। उनकी इंसल्ट भी की गई और पुट इन आयरन्स मतलब उनको जेल में डाला गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs और द पीपल्स माइंड, मतलब कुछ इंग्लिशमैन ने, कुछ ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि वो इंडियन कस्टम्स और लोगों का दिमाग समझ सके। ओ प्राउड इंडियंस, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द काउज एंड पिग्स। मतलब उनने क्या बोला? एक इंडियन ने दूसरे इंडियन को क्या बोला? ए घमंडी ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण यूजुअली काउस के मीट से तो दूर भागते हैं, मतलब ब्राह्मण वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनको क्या बोला कि जो तू ये बॉम्ब को मुंह से छिलता है, तो उसको जो छिलता है, जिससे जो चीज़ को छिलता है वो किससे बना है तुमको पता है? वो काऊ और पिग के मीट से बना हुआ है, ठीक है। तो वो एकदम शॉक हो जाता है, व्हाट? मतलब उसको तो एकदम झटका लग जाता है, बिकॉज ब्राह्मण्स तो 10 फुट दूर चलते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग, नॉन वेज से 10 फुट दूर चलते हैं। तो उत्ते में मुस्लिम आके क्या बोलता है? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, मतलब ये गोरों ने हमको भी धोखा दिया है। बिकॉज काउस की मीट से ब्राह्मण्स दूर भागते हैं, ब्राह्मण्स तो सबकी मीट से दूर भागते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं उन लोग के अकॉर्डिंग जो सुअर होते हैं, जो पिग्स होते हैं, उनका मीट बहुत बुरा माना जाता है। वो लोग पिग्स के मीट को नहीं खाते, टच भी नहीं करते हैं। जो मुस्लिम्स होते हैं वो पिग्स का जो मीट होता है उसको टच भी नहीं करते हैं। Soon chapatis were sent from village to tell the people that the emperor would want their services. फिर एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी गई एंड उनको बोला गया कि तुम्हारे एम्परर को बोलना कि हमको तुम्हारी सर्विसेज चाहिए। Yes, all my village men will be ready. तो दूसरा उसको इंसान क्या बोलता है कि हाँ, मेरे विलेज में जितने भी लोग हैं सब रेडी है इसके लिए। क्या बोलता है? मेरे विलेज में जितने भी लोग हैं सब इस चीज़ के लिए रेडी है। हर इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, बिकॉज सब लोग ब्रिटिशर्स से कंटाल चुके थे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट होने लगे, मतलब फैलने लगे इंडियन सोल्जर्स के बीच में। एंड वो किस चीज़ का प्रतीक था? दैट टू फॉरेनर्स। वो किस चीज़ का प्रतीक था? दैट टू फॉरेनर्स, मतलब अब फॉरेनर्स को ख़त्म करना है। क्लियर एवरीवन? The masses gave all help and shelter to the patriots. Patriots मतलब जो देशभक्ति के लिए खड़े हुए लोग थे, उनको हर तरीके से लोगों की मदद, मासेस मतलब क्या? जो झुंड है लोगों का, उनकी मदद मिलती थी, भले रहने के लिए, भले उनके खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ से लोग उनको मदद करते थे। ठीक है एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8, रिवॉल्ट इन 1857। रिवॉल्ट मतलब जो युद्ध हुआ, मतलब जो फाइनली मारा मारी दंगे फसाद जो हुए उसके बारे में बताया गया है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मतलब मेरठ में एकदम वायलेंट मतलब अग्रेसिव आउटब्रेक हुआ, मतलब अब मारा मारी पे उतर आए सब लोग। ठीक है। द सिपॉइज मार्च टू दिल्ली, सिपॉइज दिल्ली की तरफ गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बादशाह, और बादशाह एक
एम्परर थे, एक किंग थे, उनके अंडर वो लोग सब सिपाहीज लग गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्लियर एवरीवन? द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, मतलब क्या कि लोग अब बढ़ने लगे, जो रेबेल लोग थे मतलब जो लोग उनके अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, वो लोगों का झुंड बढ़ने लगा। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैज लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉ, मतलब लोग सड़े पड़े थे बिकॉज उनकी लैंड ब्रिटिशर्स की नए नए पॉलिसीज की वजह से चली गई थी। काफ़ी लोग ब्रिटिशर्स से सड़े पड़े थे बिकॉज उनकी लैंड ब्रिटिशर्स की न्यू न्यू पॉलिसीज की वजह से चली गई थी। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, ये गोरे लोगों का अब हक निकल जाना चाहिए, अब ये गोरे लोगों का रूल ख़त्म करना है। येस वी विल हेल्प यू, और इस चीज़ के लिए लोगों ने क्या बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, okay, the last topic for the today's lecture and to complete the whole chapter, that is the fight for freedom in 1857। अब कैसे लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया। 1857 से शुरू किया तो 1947 में जाके आज़ादी मिली आफ्टर 90 years। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वॉज बिटर, मतलब ये एक रानी थी हज़रत महल करके, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कड़वाहट थी उनके मन में भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज उनका किंगडम ब्रिटिशर्स ने लूट लिया था, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, मतलब ये गोरों ने मेरा किंगडम लूट लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला and Faizabad told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land, मतलब क्या, लोग जागो, ये अंग्रेज़ अपना ज़मीन ले जा रहे हैं, अंग्रेज़ अपने को सब कुछ अपना लूट ले रहे हैं। ठीक है, तो उनने लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई कि लोग जागो, अब ये अंग्रेज़ों ने अपन को पूरी तरह से लूट लिया है। एक लाइन मेरा रह गया है, बेगम हजरत महल ने उन लोग दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, मतलब उनने भी फॉरेनर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। अपनी जितनी भी आर्मी थी उनने अपने जितने भी लोग जो जिंदा बचे हैं अभी तक उनको उसमें लगाया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बार्ली कानपुर एंड इलाहाबाद, बार्ली कानपुर और इलाहाबाद में लोग हर जगह बस अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ाई के लिए खड़े हो गए थे। Azimullah Khan told Tatya Tope, we should have पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अजीमुल्ला खान ने तात्या टोप को क्या बोला कि हमको पेशवा नाना साहब बहुत एक फेमस इंसान है जिसके बारे में सब लोगों ने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, उनको हमारा लीडर बनाना है इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई में हम उनको अपना लीडर बनाना चाहते हैं। द पेट्रियट्स प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, मतलब जो पैट्रियट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जो देशभक्ति के लिए थे, उन लोगों ने अब हर जगह पूरे नॉर्थ इंडिया में बस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट झगड़ना शुरू कर दिया। 88 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, मतलब क्या उनके पेट के उधर पेट के नीचे थोड़ा पोर्शन पे क्या बोलते 88 years old कुंवर सिंह को गोली मार दी गई। एंड उनके लास्ट ब्रेथ में उन्होंने क्या बोला, गंगा मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब क्या बोला कि गंगा माता, जो वो पानी में थे तब, तो गंगा माता यह मेरी लास्ट तुम्हारे लिए प्रार्थना है, मतलब समझ आया, ये मेरी लास्ट प्रार्थना है तुम्हारे लिए बिकॉज अब मैं मर जाऊंगा। क्लियर एवरीवन? सो ये कहाँ से लिया गया, फ्रॉम अवर फ्रीडम मूवमेंट बाय SD सावंत, और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही छोटे छोटे ग्लिम्सेस, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स बताए गए अपने पास्ट इंडिया, अपने हिस्ट्री के, जो अपने ब्रिटिशर्स कैसे रूल किया इंडिया को, इंडिया कैसे उसके अगेंस्ट इंडियंस को कितना सफ़र करना पड़ा, डिसअपॉइंटमेंट, ब्रिटिशर्स ने कैसे थोड़े से कितना आगे तक रूल जमा दिया, फ्रीडम मूवमेंट, एवरीथिंग वी रेड इन डिटेल बट शॉर्ट में एक्चुअली, बिकॉज ये इंग्लिश है, एक हिस्ट्री की बुक नहीं है, तो उनमें खाली एक चीज़ें बताएगी कैसे कैसे शॉर्ट में इंडिया का पास्ट बताया गया, इंडिया की हिस्ट्री बताएगी। क्लियर एवरीवन? So goodbye everyone, we'll end this lecture by this session and we'll continue with the next chapter in the next lecture. We are already complete this chapter number 3, that is glimpses of the past. Okay, goodbye everyone. Hello students, this is Hetal Bhandari from HR